हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आपके सीटेट 2020 के लिए सीडीपी का थर्ड पार्ट जा रहा है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने पहले ही दे दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो 12 चैप्टर थे उसकी पूरी समरी बताई थी, जहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। और सेकेंड पार्ट में मैंने लेव वाइगोत्स्की के बारे में बताया था। और ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम जीन पियाजे और आपका कोहलबर्ग को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जीन पियाजे को स्टार्ट करते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के एक जंतु वैज्ञानिक थे। उसके बाद इन्होंने जो पहला सिद्धांत दिया था वो दिया था भाषा विचार का सिद्धांत। इन्होंने बोला था पहले विचार आता है तब भाषा आता है। और क्या कहते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने बोला था कि पहले भाषा आता है तब विचार आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो ये भाषा विचार का इनका विवाद है ना जीन पियाजे का, वो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ, यहाँ पे द होगा, ऑफ द चाइल्ड से लिया गया है। पियाजे ने भाषा को दो भागों में बांटा था। फर्स्ट था अहम केंद्रित भाषा और सेकेंड था सामाजिकृत या सामाजिक भाषा। जो अहम केंद्रीय भाषा थी, इसकी जो अवस्था थी वो थी शैशवावस्था, एज था 3 से 6 वर्ष। और इसमें जीन पियाजे ने बोला था भाषा एक तरफा होता है, अर्थात बच्चा खुद बोलता है और खुद में ही सुनता है, अपनी योजना खुद में बोलकर बनाता है। उसके बाद सेकेंड इन्होंने बोला था जो सामाजिकृत भाषा, ये सामाजिक भाषा, इसमें बोला था शैशवावस्था के आगे जो भी एज होगी उसमें भाषा दो तरफा हो जाता है, अर्थात बच्चा जो है ना समाज में बोलेगा भी और सबकी सुनेगा भी। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद इनका, और देखिए इसमें जैसे भाषा विचार का इन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं, विचार पहले आता है और भाषा बाद में आता है। इससे एक समझ सकते हैं, जैसे है तुम एक जानवर हो। तो इस वाक्य में यह पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तविक जानवर या निर्दयी व्यक्ति की बात हो रही है, यह तो कहने वाले के विचार पर निर्भर करता है। तो इसलिए इन्होंने बोला था कि पहले विचार आता है तब भाषा आता है। जो इनका सेकेंड सिद्धांत था वो था नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा था। स्वायत्त नैतिकता या विषमांगी नैतिकता, ये इसकी एज जो थी वो थी 4 से 7 वर्ष। और इसमें बोला था नैतिकता बदली नहीं जा सकती है। जैसे इनके माता पिता ने बोल दिया जीव को मारना पाप है, तो बच्चा भी सोच लेता है कि हाँ जीव को मारना पाप है। तो वो मतलब यहाँ पे वो सोच लेता है कि नैतिकता को हम बदल नहीं सकते, जीव को मारना क्या है, पाप है। तो यहाँ पे परायत या विषमांगी नैतिकता हो गया। सेकेंड है सहयोगात्मक नैतिकता, इसकी एज है 7 से 10 वर्ष। इसमें बोलता है नैतिकता आपसी समझौता है। जैसे ही माता पिता ने बोल दिया जीव को मारना पाप है, तो बच्चा ने भी सोच लिया कि मैं जीव को नहीं मारूंगा। बच्चे ने भी क्या किया, सोच लिया कि मैं जीव को नहीं मारूंगा। उसके बाद इनका थर्ड जो आता है वो है स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। तंत्र नैतिकता, इसकी एज जो होती है वो 10 या 10 से 13 वर्ष होती है। और इसमें बच्चा क्या मान लेता है कि नैतिकता बदली जा सकती है। अब मान लीजिए बच्चा ने सोच लिया, माँ बाप ने बोला कि जीव को मारना पाप है, बच्चे ने समझौता कर लिया कि मैं जीव को नहीं मारूंगा। लेकिन जब वही बच्चा सेना में भर्ती हो जाता है तो वहाँ पे उसे मारना पड़ेगा वरना खुद मर जाएगा। तो फिर यहाँ पे नैतिकता क्या होती है, गलत हो जाएगी। तो इसलिए उसका कहता है क्या है कि नैतिकता बदली जा सकती है। तो व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नैतिकता क्या होती है, बदल जाती है। ये गलत, यहाँ पे इसको ध्यान मत दीजिएगा, नैतिकता बदल जाती है। यह नैतिकता की सिद्धांत, यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा यह नैतिकता का सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, किसकी, जीन पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 जगह मिसप्रिंट था, यहाँ ध्यान देखिए कि यहाँ पे होगा स्वतंत्र नैतिकता, और यहाँ पे इंद्रिय जनित नहीं होगा। और यहाँ पे लाइन जोड़ लीजिएगा आप लोग, यह नैतिकता का सिद्धांत उनकी, यहाँ पे ये नहीं होगा, सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड से लिया गया है। तो थोड़ा मिसप्रिंट था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनका जो थर्ड सिद्धांत था वो था संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके 4 चरण थे। पहला था संवेदीय पेशी या संवेदी गामक या इंद्रिय जनित अवस्था, इसकी एज से 0 से 2 वर्ष। इसमें देखिए क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व, परावर्तित क्रिया, अनुकरण, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जैसे हंसना, रोना, पैर पटकना आदि आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, तो वस्तु भले ही ना हो
पर उसका अस्तित्व रहता है। अगर बच्चे को कोई चीज़ दिखाकर उसे हम छुपा लें तो बच्चा जान जाता है कि वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वो है। ये होता है परावर्तित क्रिया। परावर्तित क्रिया क्या होती है? बच्चा जिस चीज़ को सीख जाता है उसी चीज़ को बच्चा बार बार दोहराता है, यही उसकी क्या है? परावर्तित क्रिया है। अनुकरण क्या है? बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं, जैसे मामा, पापा, चाचा, ये सब बोलने पे वो माँ, पा, चा ऐसे कुछ वर्ड निकालते हैं। तो ये हो गया अनुकरण। उसके बाद थर्ड तो इसमें लिखी थी हूँ मूल प्रवृत्त्यात्मक में कि हंसना, रोना, हाथ पैर पटकना, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। पियाजे की जो पहली अवस्था है इसमें संवेदी पेशी अवस्था, बच्चे के चिंतन का जो माध्यम होती है वो उनकी क्या होती है? इंद्रियां होती हैं। जिम पियाजे की पहली अवस्था में जो संवेदी पेशी है इसमें बच्चे का जो चिंतन का माध्यम होता है ये उनकी इंद्रियां होती हैं, इसीलिए इसको इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे ले भी लिया है, पियाजे की किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व आ जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? संवेदी पेशी, संवेदी गामक, इंद्रिय जनित जो भी हो वो जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में वो होगा। जो इनका सेकेंड संक्रियात्मक अवस्था थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज थी वो थी 2 से 7 वर्ष। ये एज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये यहाँ से पूछता है एज। इसमें देखिए क्या आता है? अविलोम्यता आ जाता है, संरक्षण का अभाव आ जाता है जिसे विकेंद्रीयकरण कहते हैं, स्कीमा स्टोरेज का अभाव रहता है, जीववाद, गिनती वर्णमाला की शुरुआत हो जाती है। अब अविलोम्यता क्या होती है? अविलोम्यता को अनुत्क्रमणशीलता, अपलटावीपन, अप्रतिवर्ती मतलब इरिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। बच्चा मूल बिंदु से आगे निकल जाने के बाद नहीं लौट पाता है, इसे अविलोम्यता कहते हैं। लेकिन अगर लौट जाता है तो वो विलोम्यता हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने एक आयत बनाया, अब आयत को आप किसी बॉक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, बॉक्स में कन्वर्ट कर दीजिए तो बच्चे को क्या लगेगा ना कि ये आयत ही गायब हो गया, उसे आयत नहीं दिखेगा, वो वापस इसमें से आयत नहीं ढूंढ पाएगा कि आयत कहाँ है, उसे ये बॉक्स दिखने लगेगा। तो यही उसकी क्या है? अविलोम्यता है। संरक्षण का अभाव या विकेंद्रीकरण क्या होता है कि अगर जैसे अभी यहाँ पे देखें ना, मूल आकृति में थोड़ा सा भी परिवर्तन अगर हम कर दिए तो वो उस आकृति को पहचान नहीं पा रहा है। या मान लीजिए क बनाए हैं और फिर वापस आप इसके क का एक पार्ट क्या करते हैं? मिटा के और उसको व बना देते हैं, तो वापस उसको समझ में नहीं आता कि फिर हम क कैसे बनाएं, वो जा नहीं पाता वहाँ वापस। यही चीज़ क्या हो गई? उसकी संरक्षण का अभाव हो गया। क से हम व बनाए तो उसे पता नहीं चला कि हमने क्या किया कि व बन गया। उसके बाद स्टोरेज या स्कीमा का अभाव होता है। देखिए स्कीमा क्या होती है? स्टोरेज होती है, उसमें स्टोरेज का अभाव होता है। अगर जैसे बच्चों को हम कोई चीज़ बताते हैं तो वो उसको क्रमबद्ध क्या करता है? व्यवस्थित करके याद नहीं कर पाता है, वो भूल जाता है कुछ चीज़ें इस टाइम। फिर देखिए एक चीज़ और आती है, जीववाद होती है, उसे हर चीज़ में जीव नज़र आता है। जैसे हाथी घोड़े के खिलौने में भी क्या होती है? उसको जीव नज़र आती है, उनसे बोल बोल के बातें करता है, उसको जिंदा लगता है। और इस एज में जो है ना बच्चा क्या करता है? गिनती वर्णमाला इन सब का शुरुआत कर देता है। थर्ड इनका है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। इस एज को ध्यान रखिए क्योंकि इसको क्रम में लगाने के लिए भी आता है। तो पहला 0 से 2 वर्ष था जिसे संवेदी बोला गया, फिर 2 से 7 आया जिसे पूर्व संक्रियात्मक बोला गया। अब ये थर्ड है 7 से 11 जिसे ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। इसमें विलोम्यता आ जाता है। ये बच्चा क्या करता है ना, दोनों चीज़ को वापस कर लेता है कि यहाँ से जाने पर ये बड़ा और यहाँ से जाने पर ये बड़ा क्यों दिख रहा है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है? संरक्षण कर लेता है। अगर हम अब क में से वह बनाए उसको मिटा के तो वो भी वापस बना लेगा और यहाँ करके क बना लेगा, वहाँ पे संरक्षण आ जाती है। क्रम का ध्यान देने लगता है। गणितीय संक्रियाएँ जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब करना सीख जाता है। श्रृंखला बनाना सीख जाता है। जैसे दो का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 का 3 से करेंगे तो 6 होगा, फिर ऐसे वो करते करते 2 की कितनी भी श्रृंखलाएँ बना लेता है। वर्गीकरण करने लगता है। उसके बाद अंतर या समानता को जानने लगता है, किसमें क्या अंतर है, किसमें क्या विभिन्नता है, इन सब चीज़ों को पहचानने लगता है।
उसके बाद इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, विलोमिता किस उम्र में आती है या किस अवस्था में आती है, तो वो होगी आपकी ठोस या मूर्त में। संरक्षण कब आ जाता है, ठोस या मूर्त में। क्रम की कब आ जाती है, दो यही ठोस या मूर्त में। गणितीय संक्रियाएं, श्रृंखला, वर्गीकरण, समानता असमानता का अंतर कब जानने लगता है, तो ये सब ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है आती है, ऐसे क्वेश्चन आता है। या सेकेंड इसका एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो उनकी एज है, जिम पियाजे ने जो अवस्था दी है संक्रियात्मक अवस्था, इसको क्रम में लगाइए। तो पहले 0 से 2 हो गया, 2 से 7 हो गया, 7 से 11 हो गया और 11 से क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। संवेदी पेशी हो गया, ये आपका सेकेंड था जो हो गया पूर्व संक्रियात्मक। थर्ड था आपका ठोस या मूर्त संक्रियात्मक, और जो आपका फोर्थ आने वाला है वो अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए फोर्थ को देख लेते हैं। तो फोर्थ ये आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज क्या होगी, 11 से 18 वर्ष। इसमें बच्चा क्या अमूर्त चिंतन करने लगता है, जिससे वस्तु ना रहने पर भी वह सोच सकता है कि त्रिभुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, रीजनिंग, सिद्धांत, जो थ्योरी वगैरह होती है आदि को जानने लगता है। इसमें सृजनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतक वही मूर्खी चिंतन करने लगता है। जैसे अगर एक बिंदु उसको दे दी गई है तो उससे वो कई बिंदुओं को निकाल लेता है, तो ये होता है बहिमुखी चिंतन। तो ये सब करना सीख जाता है। तो सेकेंड आपका है, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग पासवर्ड है नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क करना। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोहलबर्ग का ये सिद्धांत हिंज नामक एक व्यक्ति से प्रेरित है, और इसके पत्नी को क्या हुआ था, एक प्रकार का कैंसर हो गया था, जिससे एक डॉक्टर दवा बनाया था और उससे वो क्या करता गया था खरीदने, तब पर उसने बहुत ही ज़्यादा दाम बताया था। तो इस वजह से इसने क्या काम किया था, चोरी करने के लिए सोच लिया था। अगर ये चोरी ना करता तो ये अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता, और चोरी करता है तो पुलिस पकड़ ले जाती है। तो यही जो बीच में फंस जाता है, इसी को नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कणा कहा जाता है। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास था, नैतिक विकास चरण, इसमें पहला जो था वो है था पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी या पूर्व परंपरावादी चरण। इसकी एज थी 3 से 10 वर्ष। इसमें देखिए क्या होता है, एक अहम केंद्रीयता होती है, केंद्रित होता है, और सेकेंड जो होता है वो होता है दंड और अनुशासन। इसमें एक अहम केंद्रीय में क्या होता है, एक स्वार्थी बच्चा होता है, वो बोलता है सारे खिलौने मेरे हैं। पर यहाँ पे दंड और अनुशासन में आते हैं माता और पिता, माता पिता आते हैं और ये बोलते हैं कुछ खिलौने छोटे भाई को भी दे दो। तो यहाँ बच्चा क्या करता है कि नैतिक दुविधा में फंस जाता है। अगर वो देगा खिलौना तो उसके खिलौने कम हो जाएंगे, और नहीं देगा तो माता पिता से क्या पड़ेगी, उसे मार पड़ेगी। तो इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, नैतिक दुविधा में फंस जाता है। तो पहले चरण में बच्चे के बेलगाम इच्छाओं तथा माता पिता के नियंत्रण के बीच नैतिक दुविधा बनती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो पहली अवस्था होती है इसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है, और निर्णय जो होता है वो मिलने वाले दंड से प्रभावित होता है। तो इसमें क्या होता है, एक अहम केंद्रित हो गया और दंड और अनुशासन हो गया। सेकेंड आता है नैतिक या रूढ़िवादी या परंपरावादी अवस्था। ये होता है 10 से 13 वर्ष। इसमें क्या होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था होता है, और एक दूसरा होता है कानून और व्यवस्था। इसमें बोला जाता है कि अनुकरण करो, उनके बेटे जैसा बनो, उनके बेटे जैसे इतने नंबर ले आओ, इतना करो। और एक बच्चा खुद सोचता है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था। अब बच्चा इसमें नैतिक दुविधा में फंस जाता है कि मैं दूसरों का नकल करूं या आत्मनिर्भर बनूं, और इसके बीच यहाँ पे क्या होता है, नैतिक दुविधा बन जाती है। उसके बाद देखिए इसमें दिया भी गया है कि दूसरे चरण में बच्चा यह निर्धारित नहीं कर पाता है कि वह अपने से बड़ों का अनुकरण करे या अपना निर्णय स्वयं ले, और अतः नैतिक दुविधा में क्या होता है, वो फंस जाता है। इनका थर्ड अवस्था आता है उत्तर नैतिक, उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर परंपरावादी अवस्था। इसकी एज होती है 13 से 16 वर्ष। इसमें देखिए क्या होता है, एक सामाजिक अनुबंध होता है, एक सार्वभौमिक नैतिकता होती है, और यहाँ पे देखिए नैतिक दुविधा होगा, नैतिक दुविधा। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक अनुबंध में क्या है, अपना अपना भला देखना, और सार्वभौमिक नैतिकता में क्या है, परोपकार करना, दूसरे का भी भला जरूर हो। तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि वो अपना भला देखे या दूसरों का भला करे, और यहाँ पे फिर वो नैतिक दुविधा में क्या होता है, फंस जाता है, नैतिक दुविधा में फंस जाता है। तो अंतिम चरण में ये एक व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता है कि वह खुद का भला करे या दूसरे का भला करे, और फिर वह नैतिक दुविधा में पड़ जाता है। मैं तो बस दूसरे की भलाई करने के लिए बना हूँ। तो ये क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता है, इनके थर्ड चरण में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।